हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज है 1 जनवरी 2023 और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से जारी रखे होंगे। इसी तरह आप भी प्यार देते रहें और अपने पढ़ाई को आप भी जारी रखें और हम भी जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे भारतीय रेल की शुद्ध शून्य उत्सर्जन योजना क्या है। तो यह एपिसोड 47 है। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। ठीक है, कि हाल ही में तो दोस्तों इस टॉपिक में हमको क्या क्या जानना है। तो भारतीय रेलवे के बारे में जानना है कि शून्य उत्सर्जन जो नेट उत्सर्जन, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और क्या है कि जीरो या मतलब नेट या जीरो कार्बन उत्सर्जन क्या है, इसके पीछे रणनीति क्या है और चुनौतियां क्या क्या आ सकती है, और भारतीय रेल द्वारा की गई जो पहल है वो क्या क्या है इस क्षेत्र में। तो इन सभी बातों के आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहे। तो हाल ही में भारतीय रेल ने कार्बन फुटप्रिंट को क्रमशः कम करने और वर्ष 2030 तक शुद्ध या शून्य या नेट, ठीक है, शुद्ध शून्य या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि शून्य या नेट जीरो कार्बन क्या है, उत्सर्जन क्या है। ठीक है, तो ये है कि आप जितना कार्बन को उत्सर्जित करते हैं अगर उतना ही अवशोषित कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीरो या मतलब शून्य या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे कि भारत इसके पक्ष में कहां तक सहमत है और कब तक यह शून्य या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने के पक्ष में है। तो देखते हैं भारतीय रेलवे आकार के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यह देश के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में से एक है। अगला पॉइंट है कि लगभग 67,956 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 13,000 ट्रेनों की माध्यम से पूरे उपमहाद्वीप में प्रतिदिन 24 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं। प्रतिदिन लगभग 3.3 मिलियन टन माल ढुलाई का कार्य किया जाता है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर ईंधन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कि भारत का परिवहन क्षेत्र देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 12% का योगदान देता है, जिसमें रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 4% है। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक माल ढुलाई के अपने आधिकारिक लक्ष्य को वर्तमान 33% से बढ़ाकर 50% कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि माल ढुलाई को रेल में स्थानांतरित करके और ट्रकों के उपयोग को अनुकूल बनाकर भारत सामान्य व्यापार परिदृश्य की तुलना में वर्ष 2050 तक रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से घटाकर 10% तक कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 70% तक कम कर सकता है। उसके बाद क्या है कि क्या आप अवगत है क्या चीज से। तो नेट जीरो कार्बन क्या है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वायुमंडल में पहुंचने वाली ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने वाली मात्रा से संतुलित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो शुद्ध शून्य या नेट जीरो का अर्थ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को यथासंभव शून्य के स्तर तक लाना है। यानी जितनी गैस यानी ग्रीन हाउस गैस को जितना मतलब यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया गैस, जिसको हम जितना अवशोषित करते हैं, ठीक है, यानी जितना उत्सर्जन करते हैं उतना ही अगर हम अवशोषित कर ले पेड़ पौधे लगा करके, तो इस तरह से हमारे जो वायुमंडल में है वह जीरो मतलब जीरो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी। यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा हम उत्सर्जन करेंगे उतना ही अवशोषित कर लेंगे। तो इस तरह से जीरो या नेट यानी जीरो कार्बन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत ने वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है और भारत जो है यह 2070 तक की संभावना की है कि हम 2070 तक इसको नेट या जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पा सकते हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है।
तो भारतीय रेल अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्राथमिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। इसमें अगला पॉइंट है कि वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापना की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30 गीगावाट होगी। भारतीय रेल ने अगस्त 2022 तक 142 मेगावाट सौर क्षमता और 103.4 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की है। अगला पॉइंट है कि शुद्ध या शून्य उत्सर्जक के लिए भारतीय रेल की अन्य रणनीतियों में अपने मार्गों को विद्युतीकरण का बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना, डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बदलना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण और रेलवे परिष्ठानों का हरित प्रमाणीकरण आदि शामिल है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय रेल के विकास में पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए संसाधनों और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में हरित भवनों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में अच्छी प्रथाओं को अपनाया जाएगा। अब इसके पीछे चुनौतियां क्या आ सकती है? तो ओपन एक्सेस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में नियामक चुनौतियों के कारण रेलवे के लिए विद्युत के प्रवाह हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि रेलवे इसे संचालित करने का पूरा प्रयास कर रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं कि यदि इन राज्यों में ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली खरीदने की मंजूरी मिल जाती है तो सौर परियोजना मतलब परिनियोजन सोलर डिप्लॉयमेंट में वृद्धि हो सकती है। बैंकिंग प्रावधान क्या है? तो यदि बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं तो सौर क्षमता की पूर्ण तैनाती अधिक व्यवहार्य हो जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सोलर खरीद दायित्व और गैर सोलर खरीद दायित्व का विलय। सोलर एवं गैर सोलर दायित्व का समेकन रेलवे को अपने अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व को पूरा करने की अनुमति देगा। अगला है कि अप्रतिबंधित नेट मीटरिंग नियम क्या है? इससे संबंधित है ना, इससे मतलब इसमें चुनौतियां क्या आ सकती है? तो रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए अप्रतिबंधित नेट मीटरिंग से रेलवे सोलर प्लांट्स की तैनाती में तेजी आएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अगला जो है कि भारतीय रेल द्वारा की गई पहल क्या हो सकती है? तो माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि। भारतीय रेल ने परिवहन से होने वाले कुल उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने द्वारा की जाने वाली माल ढुलाई की मात्रा को वर्ष 2015 के लगभग 35% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 45% निर्धारित कर दिया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पूर्ण विद्युतीकरण। भारतीय रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष 2024 तक लक्षित है। इसके पश्चात यह विश्व की सबसे बड़ी यानी 100% विद्युतीकृत वाली रेल परिवहन प्रणाली होगी, है ना, सबसे बड़ी। उसके बाद है कि सौर ऊर्जा का उपयोग ट्रैक्शन यानी कर्षण भार और गैर ट्रैक्शन भार दोनों के लिए 20 गीगावाट और सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना है। इसमें सब पॉइंट है कि जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के बिना में 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण हुआ। यह विश्व का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है जो सीधे रेलवे ओवरहेड लाइनों की विद्युत आपूर्ति करता है, जिससे लोकोमोटिव ट्रैक्शन पावर का संचरण करते हैं। अगला है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी क्या है? तो मंत्रालय ने रेलवे भुगतान में चूक की स्थिति में साख पत्र यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के प्रावधानों को शामिल किया है। साथ ही सौर ऊर्जा निर्माताओं के लिए मॉडल नीलामी दस्तावेज में देरी से भुगतान के लिए जुर्माने का भी प्रावधान है, जिसमें सब पॉइंट है कि इसका उद्देश्य निजी क्षेत्रों का परियोजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद निष्कर्ष क्या है? तो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और उसके जरिए माल ढुलाई में भी ऐसे में
यह सुनिश्चित करना पहले से ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा कि भारत का ये प्रसिद्ध रेल नेटवर्क सतत एवं टिकाऊ हो। अगला पॉइंट है कि भारत का रेल नेटवर्क लंबे समय से देश के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग रहा है। रेलवे को हरित करना न केवल सरकार के जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की पर्यावरणीय पहल का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह परिवर्तन और सौर विकासकर्ताओं के लिए एक प्रमुख अवसर है और यह 4 से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो संभावित प्रश्न क्या है कि भारत में प्रदूषण के बढ़ते स्तर तथा भारतीय रेलवे की वर्तमान आर्थिक व प्रौद्योगिकी चुनौतियों के बीच वर्ष 2030 तक रेलवे को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने की सरकार की योजना की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं इस पीडीएफ के लिए, तो आप इस चैनल के जो क्या कहते हैं अबाउट में जाकर देखेंगे तो वहां लिंक है दिया हुआ कि टेलीग्राम, ठीक है, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।